वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। देखो आप, तो माइंड मेथड में सब कुछ इंटरेस्टिंग ही होता है ना। तो एक्चुअली हमको समझने का ज़रूरत है, इसलिए लर्न कर लिए, माइंड मेथड को सीखिए तो बहुत आपकी प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। वो कैसे, अभी देखिए। ये एक पेशेंट है, 44 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है ना। इसको वर्टाइगो का प्रॉब्लम हो रहा है और हेडेक हो रहा है साथ में। तो ये इसकी पूरी फैमिली मेरे पेशेंट है। तो अभी ये 50 किलोमीटर दूर रहता है हमारे यहाँ से, सिटी से। तो अभी इसको वहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ और एक दिन उसको चक्कर आया तो थोड़ा ऐसे ही लगा। दूसरे दिन इसको चक्कर आया, तुरंत इसने एक लोकल डॉक्टर को दिखाया और सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए। ठीक है, डॉक्टर ने लिखा तो इन्वेस्टिगेशन इसने करा लिया। ये तो उसने तो पहले ही खुद कुछ करा के रखा था इसने इन्वेस्टिगेशन। और एक दो इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर ने लिखे, फिर वो भी उसने हॉस्पिटल में जाके फिर पूरा टेस्ट करा लिया इसने। तो उसमें इसको शुगर आया 170। ठीक है, तो अब ये थोड़ा टेंशन में हो गया कि मेरे को शुगर ऐसे कैसे आ गई, इतनी सी उम्र में शुगर कैसे आ जाएगी। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा डाउट था कि पेरेंट को भी शुगर है ना। और शुगर की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इसको भारी टेंशन हो गया कि ये शुगर। बट डॉक्टर का कहना है कि इसको जो चक्कर आ रहा है वो शुगर की वजह से आ रहा है। लेकिन ये खुद क्या कह रहा है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये शुगर की वजह से नहीं है, ये शुगर की वजह से इतनी सी में थोड़ी शुगर आ जाएगी। मेरे पिताजी को तो 500 शुगर थी, तब चक्कर नहीं आता था उनको, है ना। तो इसने उस चीज़ को डिनाई किया कि ये शुगर की वजह से नहीं हो रहा, बट वो लोग बोल रहे हैं कि शुगर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसका कॉल आता है मेरे पास कि डॉक्टर साहब आप कब मिलेंगे। तो थोड़ा सा ये पेशेंट का जो वॉइस है काफ़ी हेजिटेटेड वॉइस है, जो बात भी करता है बहुत ज़्यादा हेस्टी स्पीच है ना। तो अभी इसने मुझे फ़ोन करके पूछ लिया, तो मैंने कहा दूसरे दिन आप आ जाओ। तो दूसरे दिन ये फ़ौरन मेरे पास आ जाता है और अपनी समस्या बताता है कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, और पूरा रीज़न तर्क के साथ बता रहा है कि ये शुगर होता तो इतने में पिताजी को भी शुगर में इतनी शुगर में थोड़ी पसीना ये चक्कर आता है। अभी तो सिर भी भारी लग रहा है। और जब आया मेरे पास तो चेयर खींच करके अपने पास बैठ गया, मेरे पास आ गया और पास में आ गया, है ना। तो आपको ये सब छोटे छोटे माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हैं, ये बड़े काम के हैं। ये कब काम आते हैं आपको, जब आपका केस चल रहा होता है और आपको कोई मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है, तो फिर बाद में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये आपको अपने आप आ जाए कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, तो मुझे तो जब इसने कॉल किया था तभी मुझे 2 रेमेडी आ गई थी। आप समझिए, 2 रेमेडी मैंने तभी पकड़ लिया था इसका। सिर्फ 2 ही रेमेडी दिमाग में थी जब इसने कॉल किया था, और जब आया तो और कुछ कंफर्म हो गया। अभी भी मैं 2 रेमेडी में था। तो अभी पेशेंट का क्या कहना है कि डॉक्टर साहब ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। पहले तो पूरा उसने डिस्क्राइब किया कि ऐसा ऐसा हुआ, वहाँ पे शुगर चेकअप हुआ, सब कुछ प्रॉपरली उसने कम्युनिकेट करके बताया। ठीक है, और हाथ को फोल्ड करके बैठा रहा और हंस हंस के बात कर रहा था, जो जो उससे हंसता था बात करता था, है ना, ऐसा था। तो फिर उसके साथ क्या किया, उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैंने तो आपको पूछना सबसे ज़्यादा टेंशन क्या है इसको लेके। तो पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रही किस वजह से है, सिर भी भारी लग रहा है, शुगर की वजह से तो हो नहीं रहा ये, मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों हो रहा है। इवन टेस्ट भी करा लिया और टेस्ट में शुगर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसकी वजह से हो रहा है, शुगर की वजह से हो रहा है, या काम ज़्यादा हो गया उसकी वजह से हो रहा है, या 2-3 दिनों से नींद नहीं आई ढंग से उसकी वजह से हो रहा है ना। तो मैंने कहा क्या और टेंशन है क्या कोई। तो बोलता कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लाइफ में टेंशन तो रहती ही है ना, बनी रहती, थोड़ा बहुत टेंशन तो रहता है। घर परिवार में यही बड़ा है, सारी घर की जिम्मेदारी यही लेता है, हर छोटी बात की जिम्मेदारी इसका छोटा भाई है, वो उसको घर से कोई ख़ास मतलब नहीं होता। तो कभी कभी कोई गुस्सा भी आता है और वो बातें सोचता रहता है, कभी कहता नहीं है भाई से, है ना। तो
आपको ये देखना होता है कि पेशेंट का प्रोमिनेंट स्टेट क्या है। एक होता है डिस्पोजिशनल क्वालिटी, एक होता है पेशेंट, ठीक है। तो उसी डिस्पोजिशन के अंदर फिर रेमेडी कोई भी हो सकती है, वही डिस्पोजिशन किसी भी रेमेडी का पेशेंट बन के आपके पास आ सकता है। तो आई थिंक आपको समझा होगा कि जैसे अभी ये काली काप का पेशेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ले रहा है, घर की जिम्मेदारी बहुत है ना, टाइम टू टाइम सब कुछ करता है, लेकिन इसके अंदर पेशेंट अभी कुछ और ही है ना। तो आपको ना उसके प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट कंप्लेंट के ऊपर फोकस करना, फिर वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो उसका मेन कंसर्न था उसका वर्टाइगो, और उसको लेके वो चिंतित था, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, थोड़ा ध्यान आया होगा कि हमको करना क्या होता है। तो इस पेशेंट को फिर जब लास्ट मेरी मेडिसिन कंफर्म हो गई थी, फिर उसने मुझे पूछ भी लिया कि डॉक्टर साहब आप बताइए किस वजह से हो रहा है। तो मेरी एक रेमेडी पहले पक्का थी, क्योंकि ये बहुत कम्युनिकेटिव था, बहुत वाइवेशियस था, बहुत स्पीच भी इसकी बहुत हिस्ट्री थी, है ना, और ब्रदरहुड सेंसेशन था, क्योंकि ये डॉक्टर साहब ने भैया बोलता था मेरे को। तो ये सब मिला करके मैंने रेमेडी उसकी चूज़ करी थी फास्फोरस पहले। लेकिन एंड में उसका मैंने एक ध्यान में दिया कि उसने ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क, उसने क्या कहा, डॉक्टर साहब इसकी वजह से हो रहा है, या इसकी वजह से हो रहा है, या इसकी वजह से हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फास्फोरस को हटाया, और फिर मैंने उसका ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क रूब्रिक लिया, एंजाइटी डार्क लिया, लाइट डिजायर लिया, ठीक है। ये सब रूब्रिक लगा के, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज़, उसने बोला था कि शुगर बढ़ती है ना, तो फिर इससे टेंशन भी तो होता है ना, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, लकवा लगने के भी चांसेस हैं। तो इस तरीके से उसने डिस्क्राइब किया। लेकिन इसमें मुझे प्रोमिनेंट था, क्योंकि उसको डार्क में था, कुछ लाइट तो मिली थी उसको, लेकिन पूरी नहीं थी, इसीलिए वो इनकम्प्लीट डार्क में घूम रहा था, इसीलिए टटोल रहा था कि ये है कि ये है कि ये है, इसलिए वो ग्रोपिंग इन द डार्क रूब्रिक इंपॉर्टेंट लगा मुझे। और क्लिंगिंग के साथ यदि आप लाइट डिजायर पे जाते हैं तो अकेला रेमेडी आपको मिलता है स्ट्रामोनियम का 30 का एक डोज दिया, उसका हेडेक तुरंत गायब हो गया, 5 मिनट बाद पूरा हल्का हो गया सिर दर्द, जो सिर दर्द लेकर आया था, है ना। तो स्ट्रामोनियम 30 से ही उसका सब प्रॉब्लम सेटल हो गया। तो देखिए माइंड मेथड का कमाल है, आप किसी भी रेमेडी तक जा सकते हैं। यही यदि वो ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क नहीं बोलता तो फिर मैं इसको फास्फोरस देता, है ना। तो आप इमीडिएटली टेस्ट कर सकते हैं कि आपका रेमेडी सही है या गलत है। तो जैसे इस पेशेंट को अपन ने रेमेडी दिया और तुरंत रिजल्ट आ गया, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन भी कंफर्म हो जाता है कि आपने सही रेमेडी दी है, राइट। सो ये पेशेंट फास्फोरस में भी कन्वर्ट हो सकता है कभी, ठीक है, और भी किसी भी रेमेडी में जा सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ऐसे समझना है कि पेशेंट का ट्रिपल पी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ट्रिपल पी, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट, और कंसर्न एडाप्टेशन रिएक्शन, ये किसी भी पेशेंट में मिल जाए तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देना है। और यदि ये मिलता है और इसके बैकग्राउंड में पॉजिटिव मॉडलिटीज़ मिलती है तो वो उसको ध्यान में रखना है। और यहाँ से आपका केस क्रैक नहीं होता तो फिर आपको पेशेंट को जनरल समझना है और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालनी है, जो टोटल उसके माइंड पर तो कवर होना ही चाहिए, है ना, और फिजिकल से भी मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखते हुए पेशेंट को हैंडल करना है, तो फिर किसी भी तरीके के केसेस निकल सकते हैं। इसलिए माइंड मेथड को लर्न करिए, सीखिए, और जो लोग सीखना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रामोनियम के बारे में बात करी जाए तो स्ट्रामोनियम काफ़ी डरा हुआ बंदा होता है। स्ट्रामोनियम के बच्चे आएंगे ना तो वो मम्मा को छोड़ेंगे नहीं। एक बच्चा आया मेरे पास, वो क्लिनिक छोड़ के ही भाग गया, एंटर ही नहीं हुआ। उसका फादर अपनी बेटी के लिए मेडिसिन लेने आता और उसको साथ में ले आया, तो वो बच्चा एंटर ही नहीं हुआ क्लिनिक पे। सो ये है स्ट्रामोनियम, टेरिफाइंग होता है, उसको डर बहुत होता है। वहीं पे हायोसाइमस आता तो थोड़ा सा दिखाता कि नहीं मैं डरता नहीं हूँ। जब आप इस इंजेक्शन उसके पास लाते या आप उसके पास जाते तो फिर उसका डर आपके सामने आ जाता है ना। तो इस तरीके से स्ट्रामोनियम क्लिनिक पे आएंगे। कई तरीके से स्ट्रामोनियम खुद इगोइस्टिक रेमेडी है। स्ट्रामोनियम
एक डरपोक रेमेडी है, अंधेरे का डर लगता है, अकेलेपन का डर लगता है उसको, सबसे ज़्यादा डार्क, फियर ऑफ डार्क का डर लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा एक फिस्टुला केस था, तो ये लेमेंटिंग, बहुत लेमेंट करता है, बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है तकलीफ़ में, ठीक है। तो स्ट्रामोनियम, तो स्ट्रामोनियम के बहुत सारे फेसेट्स हैं, स्ट्रामोनियम के मैंने बहुत सारे केसेस सेंड किए हैं। तो स्ट्रामोनियम क्या करता है, सबसे पहले तो क्लिंगिंग पर्सन फर्नीचर टू, तो वो जैसे ही उसको तकलीफ़ होती है तो वो किसी नियर किसी को भी पकड़ने की कोशिश करता है। तो फिर वो एक्सपर्ट को नहीं देखेगा कि एक्सपर्ट ही है, फिर तो लेमन मिल जाए उसको, कोई सा भी डॉक्टर मिल जाए, कोई झाड़ू पोछा वाला मिल जाए, जो झाड़ फूँक करने वाला मिल जाए, है ना, कोई भी बंदा हो सकता है, कोई झोले छाप डॉक्टर भी हो सकता है, बट उसको वो क्लेम करना चाहेगा क्योंकि इसको डर इतना ज़्यादा होता है कि कहीं कुछ हो जाएगा, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, डिल्यूजन डेंजर इम्प्रेशन ऑफ, है ना, उसको ऐसा लगता है कि मैं खतरे में हूँ। और एक रूब्रिक है फियर डिल्यूजन फ्रॉम, उसको ऐसा लगता है कि कोई खतरा आने वाला है, खतरा है उसके दिमाग के, कुछ खतरे में है वो, और वही दिमाग पर उसके इमेजेस बनती हैं और उसी से वो डरता है। ये है फियर डिल्यूजन फ्रॉम। तो अब यहाँ से वो डर पैदा करता है और फिर डॉक्टर के पास भागता है और फिर वो क्लिंग करता है, क्लिंगिंग पर्सन फर्नीचर टू। डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, वो चिल्लाता है, चीखता है, डॉक्टर साहब कैसे भी मेरी मदद करो, प्रेइंग, नीलिंग, मतलब झुक जाएगा, डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, आप इसको ठीक करो, आपके ही हवाले हो, मैं हूँ मैं, है ना, आपको ही ठीक करना है। कैरी डिजायर टू बी कैरीड शोल्डर ओवर, तो ये डॉक्टर के कंधे पर चढ़ जाता है। मेरे पास पेशेंट था फिस्टुला का, मैंने आपको बताया था, 10 साल पुराना फिस्टुला, सिर्फ 2 खुराक स्ट्रामोनियम से ठीक हो गया। सी बिग पैथोलॉजी, सो द पेशेंट वाज स्ट्रामोनियम, है ना, पेशेंट्स करेंट सिचुएशन वाज स्ट्रामोनियम। तो वो मेरे से 2.5 साल से जुड़ी हुई थी, उसका ट्रीट भी नहीं हो रहा था, फिर भी मुझे नहीं छोड़ रही थी। सो दिस इज क्लिंगिंग, वो चिपक जाती है तो छोड़ नहीं पाती है, क्लिंगिंग पर्सन फर्नीचर टू। अब मैंने कहा कि यार आपका ठीक नहीं हो रहा तो आप कहीं जाके और इलाज ले लो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आपसे इलाज लेना है, और यदि आप कहते हैं कि ऑपरेशन करा लो तो आप जहाँ चाहेंगे आप ही ले जाओ मुझे, आप ऑपरेशन करा दो। तो ये कैरीड डिजायर टू बी कैरीड शोल्डर ओवर, लेमेंटिंग, भैया कितना दर्द है, अरे बाप रे जान निकल जाएगी, ये दिस इज लेमेंटिंग, आलाप करता है पेशेंट अपनी तकलीफ़ में, है ना। तो ये सारे रूब्रिक्स आपको ध्यान में आना चाहिए। कई बहुत सारे पेशेंट आपकी क्लिनिक पे, कम से कम आपके डेली की ओपीडी यदि 20 पेशेंट की है ना, तो 5-7 पेशेंट आपके तो स्ट्रामोनियम की हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट रेमेडी है ना। और डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, ठीक है, तो वो चीखता चिल्लाता है, डिलीरियम श्रीकिंग होर्स, चिल्लाते चिल्लाते उसका आवाज़ बैठ जाता है, गला रुंध जाता है। ठीक, आपको इसको ऐसे ही इमेजिन करना है, डूबते को तिनके का सहारा, अरे कोई तो बचा ले रे मुझे, कोई तो बचा ले, है ना। यह है स्ट्रामोनियम। डिल्यूजन अलोन इन द वाइल्डरनेस, उसको ऐसा लगता है कि वो किसी एक अंधेरे जंगल में है, जहाँ मतलब अलोन इन द वाइल्डरनेस, ऐसे उसको बीमारियों ने घेर लिया है कि अब वही बीमारियां उसको डार्कनेस पैदा करती हैं, जहाँ पे वो अकेला फंस जाता है, कोई उसको निकालने वाला नहीं होता। तो डिल्यूजन अलोन इन द वाइल्डरनेस। एक रूब्रिक और है इसका, डिल्यूजन ऑल द डिसीज पावर, ऑल डिसीज पावर ही हैज़, मतलब उसने सारी डिसीज़ के ऊपर उसने खुद कंट्रोल कर रखा है। तो कई बार आपको पेशेंट आके बोलेगा, डॉक्टर साहब मैं तो सारी ये समस्याओं का कंट्रोल तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, है ना, माइग्रेन अपना साध लेता हूँ, और कमर दर्द था मैंने अपने से ठीक कर लिया, तो ये बीमारियां तो मैं ऐसे ही कंट्रोल कर लेता हूँ, है ना। तो ये है डिल्यूजन ऑल पावर, डिल्यूजन पावर ही हैज़ ऑल काइंड ऑफ पावर ओवर द डिजीज़ ही हैज़, ऐसा एक रूब्रिक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रामोनियम को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, है ना। तो बहुत बड़ी रेमेडी है। तो इस केस के थ्रू मुझे जस्ट स्ट्रामोनियम का ब्रीफ देना था और केस आपको बताना था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।